हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखेंगे टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ 2022 टारगेट के लिए। हम अब मैंने ये श्रृंखला स्टार्ट की है, तो इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगी आने वाले एग्ज़ाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है, लोयस का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था। यानी जो लोयस होता है, वायु के निक्षेप से जो बनता है लोयस, उसका सर्वप्रथम अध्ययन यानी कि पहली बार जो स्टडी की थी वो किसने की थी। तो फ्रेंड्स, रिक्टर, हम्बोल्ट, रिस्थोफन, वारेनियस। तो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जो लोयस के बारे में बताया था, चाइना की हांगहो रिवर है उस पर जो स्टडी की थी वो रिस्थोफन ने की थी। और जहाँ वहीं अगर रिक्टर की बात करें तो फ्रेंड्स, ये एक टेलियोलॉजिस्ट थे, यानी कि उद्देश्यवादी थे। वहीं हम्बोल्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, इन्होंने पादप भूगोलवेत्ता कहलाए जाते हैं। और क्लाइमेटोलॉजी शब्द भी इन्होंने पहली बार यूज़ किया था, इन्होंने ही दिया था। और जो 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि परमाफ्रॉस्ट जो शब्द है वह किसने दिया है, तो वह थे हम्बोल्ट। तो ये भी याद रखिएगा। फिर आते हैं बारेनियस। तो बारेनियस के हमें पता है फ्रेंड्स, ज्योग्राफिया जर्नलिसिस यानी कि सामान्य भूगोल का सामान्य परिचय, यानी कि 1648 में, कहीं कहीं 1650 भी देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं पहले ही लगा चुका हूँ क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए यहाँ तक पहुँचा था। तो ये थोड़ा दिक्कत हो गई बार बार लिखने में, तो इसलिए लिख गया है ये। तो फ्रेंड्स, पूछा गया है, वर्गशुंड को जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है। यानी जो वर्गशुंड होता है उसको जर्मन भाषा में क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वर्गशुंड को जर्मन भाषा में फर्न कहा जाता है। पूछा जाएगा जर्मनी भाषा में वर्गशुंड को क्या कहते हैं, तो इसको फर्न कहते हैं। वहीं अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में वर्गशुंड को निवे कहते हैं, निवे। और वहीं अगर हिमदर की बात करें फ्रेंड्स, तो हिमदर को वर्गशुंड को रसिया में हिमदर कहा जाता है। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है, सुमेलित कीजिए। यानी एक जगह देश का नाम है, एक जगह सर्क का नाम है। यानी कि एक जगह देश है, एक जगह सर्क है। तो हमें पता है फ्रांस में सर्क कहा जाता है। फ्रांस में सर्क होता क्या है फ्रेंड्स, जो माउंटेन एरियाज होते हैं उनके ऊपर जो निकला हुआ ऊपर जो होता है ये तो इसको सर्क कहा जाता है। आरामदेह कुर्सी के समान होता है। वहीं इससे नीचे जो ऐसे बनी हुई होती है झील, उसको टार्न लेक कहा जाता है। यानी कि टार्न झील कहा जाता है। ये पूछा जाता है फ्रेंड, टार्न झील और टार्न लेक में क्या अंतर है। तो जो ऊपर होता है आरामदेह कुर्सी के समान, उसको सर्क कहा जाता है। वहीं अगर झील है तो उसके नीचे अंदर इस तरीके से जो बनी होती है उसको टार्न लेक कहा जाता है। तो इसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। जैसे पूछा जाएगा देश और सर्क का नाम, तो नॉर्वे में सर्क को क्या कहा जाता है। तो नॉर्वे में सर्क को वोटन कहा जाता है। वहीं अगर पूछेगा स्कॉटलैंड, यानी ब्रिटेन का एक देश है स्कॉटलैंड, वहाँ स्कॉटलैंड में एक जगह है ग्लासगो, जहाँ 2021 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये वही स्कॉटलैंड है। तो स्कॉटलैंड में सर्क को कारी कहा जाता है। पूछा जाएगा स्कॉटलैंड में सर्क को क्या कहा जाता है। तो स्कॉटलैंड में सर्क को कारी कहा जाता है। वहीं अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में सर्क को कारेन कहा जाता है। स्कैंडिनेविया में सर्क को क्या कहा जाता है, तो स्कैंडिनेविया में सर्क को कैसल कहा जाता है। फ्रेंड्स, तो नॉर्वे में वोटन, स्कॉटलैंड में कारी, जर्मनी में कारेन। हमें अगर याद नहीं रहता है फ्रेंड्स, तो इसमें आता है ना, यानी जर्मनी। तो यहाँ पे ना है तो यहाँ पे भी ना है, यानी जर्मनी में कारेन, स्कॉटलैंड में कारी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, इसमें अगर थोड़ा सा लगता है कन्फ्यूजन होता है तो याद कर लेना, जिसमें ना इसमें है और ना इसमें है। तो जर्मनी में कारेन और स्कॉटलैंड में कारी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, स्कैंडिनेविया में कैसल। पूछा जाएगा स्कैंडिनेविया में सर्क को क्या कहा जाता है, तो स्कैंडिनेविया में सर्क को कैसल कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चौथा देखते हैं, 4 नंबर।
हिमनद के अग्रभाग के पिघलने से उत्पन्न, यानी कोई हिमनद है उसका जो अगला वाला भाग होता है, अगला निकले हुआ वाला भाग होता है, उसके पिघलने से जो उत्पन्न जलधारा होती है, यानी कोई हिमनद है और उसका अगला वाला भाग अगर पिघल जाए तो वो जो जलधारा है उससे निर्मित द्वारा मिट्टी व बजरी के निक्षेप से, यानी जब पिघल जाता है तो उसमें बजरी भी होती है और निक्षेप होता है, तो उसका तीव्र ढाल वाली टीले जैसी आकृति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कैटिल कहते हैं, कैम्बेदिका कहते हैं, कैम कहते हैं, या इनमें से किसी को भी नहीं कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है कैम। कैम एक तरीके से टीलेकार आकृति होती है, इस तरीके से उसको कैम कहा जाता है। पिघल जाती। कैटिल जो पर्वतों के मुहाने पर होती है, पर्वतों के जो कट के उसका इरोजन होता रहता है। कैम्बेदिका वो होती है जो हिमोड़ घाटी में होती है और कैम वेदिका बनाती हुई और कैम का निर्माण करती है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा कैम। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है घाटी हिमोड़ कहते हैं, यानी कि घाटी हिमोड़ किसे कहा जाता है? तो घाटी हिमोड़ फ्रेंड्स अवक्षेप मैदान को कहा जाता है। अवक्षेप मैदान या अपप्रवाह मैदान, यानी कि जो घाटी हिमोड़ होता है, यानी घाटी में जो हिमोड़ होता है बर्फ़ का, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अवक्षेप मैदान या अपप्रवाह मैदान कहा जाता है। ड्रमलिन ये उल्टी नाव के आकार की होती है, और ये कैम ये अभी बताया था फ्रेंड्स, ये टीले जैसी आकृति होती है जो अग्रभाग के पिघलने से बनती है। भूमि हिमोड़ जैसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा अवक्षेप मैदान या अपप्रवाह मैदान। आगे देखते हैं, पूछा गया है नाइट्रोजन के बारे में क्या सत्य है, मतलब क्या क्या सत्य है? तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन के बारे में सत्य है तो इस गैस की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक है। हाँ फ्रेंड बिल्कुल सही है, लगभग 71% है। पूछा यह वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि ये वस्तु को तेज़ी से जलने से बचाती है। फिर पूछा गया है पेड़ पौधे इससे प्रोटीन बनाते हैं। बिल्कुल, जो नाइट्रोजन होता है उससे क्रिया करके पौधे जो है अपना प्रोटीन बनाते हैं। तो ये हो जाएगा ABC, यानी कि तीनों सही हैं। फिर पूछा गया है कथन एक है विषुवत रेखा पर, यानी जो विषुवत रेखा ये पृथ्वी है फ्रेंड्स, तो ये जो विषुवत रेखा पर सूर्य ताप ध्रुवों से लगभग 4 गुना, यानी ये ध्रुव हैं, तो ध्रुवों से 4 गुना अधिक प्राप्त होता है। मान लीजिए यहाँ 25% प्राप्त होता है तो यहाँ 100% प्राप्त होता है, तो बिल्कुल ठीक है। अगर विषुवत रेखा पर सूर्य ताप ध्रुवों से लगभग 4 गुना अधिक प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ध्रुवों पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो क्षितिज पड़ती हैं, वहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ती हैं। आगे देखते हैं दूसरा कथन, पूछा गया है उष्ण कटिबंधीय, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सभी स्थानों पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत होता है। यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है, यानी कि ये जो क्षेत्र होता है कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, ये जो होता है, क्या इन स्थानों पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत होता है? सही बात है फ्रेंड्स, एक बार कर्क रेखा पर होता है, एक बार मकर रेखा पर होता है। तो ये बात सही है, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सभी स्थानों पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत होता है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पूछा गया है कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा अनियमित व पास होती है। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम जब वर्ल्ड को देखते हैं, यानी विश्व को देखते हैं, तो जो उत्तरी गोलार्ध है ये वाला, तो यहाँ पर जो है लैंड यानी कि भूमि ज़्यादा है, इसी कारण से जो है समताप रेखा यानी जो आइसोथर्म रेखा होती है वो अनियमित होती है, मतलब एकदम अनियमित ऐसे होती है, लेकिन वो काफ़ी पास होती है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखा अनियमित होती है व पास होती है, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थलभाग सर्वाधिक है। जैसा मैंने फ्रेंड्स बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो
स्थलखंड हैं वो अधिक हैं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो 81% केवल जल है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी यहाँ पे 19% केवल भूमि है। अगर यहाँ की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ जो स्थलखंड ज़्यादा है, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, यानी कि दोनों सही हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भूमध्य रेखा से, यानी कि ये भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि यहाँ से ध्रुवों की ओर, यहाँ ध्रुवों की ओर जाने पर दैनिक तापांतर, यानी जो दैनिक तापांतर का मतलब होता है जो दिन का तापांतर होता है, एक दिन का तापांतर, तापांतर का मतलब होता है, तापांतर का मतलब ताप का अंतर, यानी ताप का अंतर। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दैनिक तापांतर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फ्रेंड्स हमें पता है अगर हम ध्रुवों से इक्वेटर से अगर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जो दैनिक तापांतर होगा वो घटता जाता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाएंगे सूर्य की किरणें क्षैतिज होती चली जाएंगी, यानी ये सूर्य है तो पहले ये डायरेक्ट यहाँ पड़ेगा, तो जैसे जैसे जाएगा सूर्य तो इसकी किरणें तिरछी यानी क्षैतिज होती चली जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, जब क्षैतिज होती जाएगी तो उसका जो तापांतर है वो जो है घटता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस रहे हैं। अगर ये आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगा कल एक और ऐसी वीडियो बनाने की जिसमें मैं आगे और प्रश्न इंक्लूड करूँगा और सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, बाय।